हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का अध्याय है अध्याय 7, शीर्षक है विकास, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट। इससे आपको एमसीक्यू में 2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और इससे आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो आपके 3 नंबर का हो सकता है, या फिर अगर ये नहीं आता है तो एक क्वेश्चन आपका इसमें लॉन्ग आंसर का आ सकता है जो आपका 4 मार्क्स का होता है, इससे ज़्यादा का देखने को नहीं मिलता है। तो लगभग 5 या 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन, या कभी कभी आपको इसमें से सिर्फ एमसीक्यू भी देखने को मिल सकते हैं। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय 7, विकास। इसमें हम पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति, जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत, विकास एक प्रमाण क्या है, अनुकूली विकिरण क्या है, जैव विकास, विकास की क्रियाविधि, हार्डी बेनवर्ग सिद्धांत, विकास का संक्षिप्त विवरण, मानव का उद्भव और विकास। अब हम देखते हैं किस प्रकार से मानव जीवन की उत्पत्ति हुई और विकास शुरू हुआ। अब अगर आप आसपास अपने देखेंगे, आपकी बहुत सारी जो पृथ्वी पे जहाँ तक आपकी नज़र जाती है या पृथ्वी के बाहर आकाश में भी, तो आपके अलग अलग प्रकार के आपको इतिहास देखने को मिलेंगे। उस इतिहास में पृथ्वी पे किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, पहले किस प्रकार की दिखती थी, क्या क्या अलग अलग रासायनिक या भूगोलिक गतिविधियाँ हुई जिनके फल स्वरूप आपको जो आपके वर्तमान समय में आपको पृथ्वी का रूप दिख रहा है वो आपको मिला। यानी कि जिस समय पे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय पे इस तरीके की जैसे वर्तमान समय में आपको पृथ्वी दिख रही है वैसी नहीं होती थी। तो पृथ्वी का भी समय दर समय, साल दर साल, करोड़ों साल लग गए, लेकिन करोड़ों साल के बाद ही आपको पृथ्वी का भी विकास देखने को मिला। अब देखते हैं जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति एक्चुअल में हुई कैसी। तो जीवन जो है, जीवन की उत्पत्ति हुई कैसी है। जब आप किसी दिन जब मौसम साफ होता है, आप अगर आसमान की तरफ भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे तारे देखने को मिलेंगे। अब ये जो तारे हैं ये आपको दिख आज रहे हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति हजारों करोड़ों साल पहले हो चुकी है। हम तक पहुंचने में इनको बहुत समय लग गया। यानी कि जो तारे आपको आज की तारीख में रात में समय में दिखेंगे भी, वो एक्चुअल में इस टाइम पीरियड पे उपस्थित है ही नहीं। पहले थे, ट्रैवल करने में उतना टाइम लग गया जो आपको आज की तारीख में दिखाई दे रही है। इसी को बोला जाता है प्रकाश यात्रा, यानी कि लाइट ईयर्स जो ट्रैवल करने में पूरा का पूरा समय लगता है। तो आसपास जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो आपको तुरंत दिख जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ट्रैवल करने में, यात्रा करने में काफ़ी सारा समय लगता है। अब जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ब्रह्मांड का इतिहास किस प्रकार का है, ये भी अपने आप में ही एक अलग घटना है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, विशाल है। लगभग जो ब्रह्मांड है वो प्राचीन लगभग 20,000 करोड़ 200 बिलियन वर्षों पुराना है। वो भी, इसमें भी आपकी अलग अलग आकाश गंगा यानी कि जो गैलेक्सीज हैं वो आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। इसमें भी आपका जो सबसे पहले किस प्रकार से आपका ब्रह्मांड बना, या ब्रह्मांड से भी आपकी ये जो पूरा का पूरा उत्पत्ति हुई है जीवन की, वो किस प्रकार हुई है, वो हुई है बिग बैंग। बिग बैंग नामक एक महाविस्फोट। और ये माना जाता है कि बिग बैंग एक छोटे से कण से हुआ था। इस कण का तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने से उसमें महाविस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारी आकाश गंगाएं, जिसमें से एक पृथ्वी भी है, उसका निर्माण होना शुरू हो गया। अब ये महाविस्फोट जो है ये एक भौतिक रूप है, यानी कि जियोलॉजिकल एस्पेक्ट आपका है। इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी धीरे धीरे होती गई। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस बनना शुरू हो गई। ये गैसें जो थी आपकी अलग अलग प्रकार के कारण संगीन भूत हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का गठन इसमें हुआ। इसमें से एक है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें आपका है सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम, और उसमें है पृथ्वी, जिसका निर्माण या जिसकी उत्पत्ति या रचना करीबन 4.5 बिलियन वर्ष यानी कि 450 करोड़ पूर्व पहले हुई है।
तो यहाँ पर आपका महाविस्फोट हुआ बिग बैंग से, उसमें से आपकी बहुत सारी गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगाएं बनी, उसमें से एक है मिल्की वे, मिल्की वे में है सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम, उस सोलर सिस्टम में है अर्थ, और अर्थ की रचना हुई है 4.5 बिलियन यानी कि 450 करोड़ साल पहले। शुरुआत में आपका वायुमंडल नहीं देखा जाता था, उसके अलावा जो आपकी बाकी सारी चीजें हैं जैसे कि जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन, हाइड्रोसाइडन तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाली गलित पदार्थों में निम्रुक्त हुई। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों ने पानी को H2 तथा O2 हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया था। हल्की H2 मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन हाइड्रोक्साइड CO2 हाइड्रोक्साइड तथा अन्य गैसों आदि की रचना की। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जल वाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान पर गए, जिनसे महासागरों की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ 500 मिलियन वर्ष के बाद अर्थात लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी अलग अलग जल, वाष्प, मीथेन, ये सारी गैसेस आपकी बनने लग गई। सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज जो पराबैंगनी किरणें हैं वो आने लगी। उससे क्या हुआ, उसके बाद आपका जो H2 है और O2 है यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो विखंडित होना शुरू हो गया। उसमें से जो हल्की गैस यानी कि हाइड्रोजन थी वो आपकी बाहर निकल गई, एग्जिट हो गई। उसके बाद आपका ये जितना भी तापमान में गिरावट या बढ़ोतरी होना शुरू हुई, बारिश होना शुरू हुई, और ये बारिश का पानी जो गहरी जगह थी, पृथ्वी पे ही जो गहरे स्थल थे वहां पर उन्होंने जमा होना शुरू करा, जिसके परिणाम स्वरूप हमको महासागर, जितने भी ओशियंस होते हैं वो आपको इसी की वजह से मिले हैं। ये ओशियंस पहले पृथ्वी पे गहरे खड्डे थे, इनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता गया और उसके बाद आपको क्या मिले, महासागर मिलना शुरू हो गए। अब इसमें भी जो पृथ्वी पर उत्पत्ति है जीवन की उत्पत्ति कब होना शुरू हुई है, लगभग पृथ्वी के जन्म के 50 करोड़ वर्ष बाद यानी कि 500 मिलियन वर्ष बाद। पृथ्वी पहले ही बन चुका था, 500 मिलियन ईयर्स के बाद जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर देखी गई है। पौधे, जानवर, इन प्रकार से आपकी उत्पत्ति देखी गई थी। और सबसे पहले ये माना जाता है काफी समय तक यह भी माना जाता रहा गया कि जीवन क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री जैसे कि भूसे, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ। यह स्वतः जनन नामक सिद्धांत था। लुई पाश्चर ने सावधानी पूर्वक प्रयोगों को करते हुए यह प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। उसने यह प्रदर्शित किया कि पहले से जीवाणुरहित किए गए फ्लास्क में मृत यीस्ट से जीव नहीं पैदा होता, जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में मृत यीस्ट को रखने से कुछ समय बाद नए जीव आ जाते हैं। इस प्रकार से स्वतः जनन सिद्धांत को एक बार सदा के लिए खारिज कर दिया गया। हालांकि इन सभी बातों में यह उत्तर नहीं मिला कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कब आया। तो अलग अलग जो आपके तर्क थे वो रखे गए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें स्वीकारी गई, कुछ चीजों को खारिज किया गया, लेकिन पृथ्वी पर एक्चुअल में कब जीवन उत्पन्न हुआ था ये अभी तक पता नहीं चल पाया था। रूस के अप्रेनी तथा इंग्लैंड के हाल्डेन नामक वैज्ञानिकों ने यह प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु, उदाहरण RNA, प्रोटीन इत्यादि से आया हुआ हो सकता है, और जीवन की वह रचना इस रासायनिक विकास के बाद घटित हुई थी, जिसके अकार्बनिक संगठनों से विविध कार्बनिक अणुओं का निर्माण होना शुरू हो गया। तो आपके रशिया और इंग्लैंड में जो अलग अलग वैज्ञानिकों थे उन्होंने बताया कि जो पहले से ही आपके जीव रहित कार्बनिक अणु थे जैसे कि RNA, प्रोटीन, उन्हीं से जीवन की उत्पत्ति होने के पूरे चांसेस हैं, पूरी संभावना देखने को मिली। यह आपका मिलर के प्रयोग का आरेखीय निरूपण है, जो उन्होंने पूरी गैस देखी किस प्रकार से आपका स्पार्क डिस्चार्ज हुआ, वैक्यूम पंप आपका बना, उबलता हुआ जल, ये पूरा का पूरा पाश में द्रव जल आपको दिखाया गया है। उस समय पृथ्वी की अवस्था उच्च ताप युक्त
ज्वालामुखीय तूफान वाली तथा वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया आदि की कमी वाली थी। एक अमेरिकी वैज्ञानिक एस.एल. मिलर ने 1953 में अपनी प्रयोगशाला में इसे पैमाने की स्थितियों पैदा की। चित्र 7.1। इसने एक बंद फ्लास्क में निहित मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियम पर ताप के साथ एक विद्युत डिस्चार्ज कर देखा कि अमीनो एसिड बनता है। अन्य लोगों ने भी ठीक इसी प्रकार के प्रयोग द्वारा शर्कराओं, नाइट्रोजन क्षारकों, वर्णकों तथा वसा आदि प्राप्त किए। उल्लेखों की अंतःवस्तुओं के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ठीक ऐसी ही प्रक्रिया अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थान पर ऐसी घटना घटित होती रही होगी। सीमित साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण कल्पना वाली कहानियों के पहले भाग अर्थात रासायनिक विकास को भी थोड़ी बहुत मात्रा के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। तो ये माना गया, जो अलग अलग आपने पीछे भी देखा था, एक पूरा का पूरा चित्र था आपका जिसमें आपके प्रयोग किया गया था। ये आपके एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था जिनका नाम एस.एल. मिलर था। इन्होंने 1953 में इन्होंने अपनी प्रयोगशाला में ये पूरा का पूरा किया था और इन्होंने ये देखा कि किस प्रकार से आप एक तापमान के मात्र तापमान से ही एक अलग एक जैव को आप उसकी उत्पत्ति आप कर सकते हैं। तो उन्होंने ये माना कि अंतरिक्ष में ही कहीं किसी स्थल पे इस प्रकार की अलग अलग रासायनिक गतिविधियां हो रही होंगी जिसकी वजह से आपकी धरती पर या पृथ्वी पर जो जीव है या जीवन है वो उत्पन्न हुआ होगा। लेकिन ये भी अब तक सिर्फ काल्पनिक ही था, लेकिन कुछ पार्ट जो इसका है वो स्वीकृत किया गया था। हमें यह आभास ही नहीं है कि जीवन का स्वतः प्रतिकृतिक्षम चयापचयी कैप्सूल कब पैदा हुआ। जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप 3 अरब 300 करोड़ 3 बिलियन वर्ष पूर्व पैदा हुआ होगा। तो ये आपकी सारी के सारे अनुमान ये सब लगाए गए थे। ये कैप्सूल अपने अणुओं का जनन भी करते रहे होंगे। सर्वप्रथम कोशिकीय प्रकार का जीवन का रूप 200 करोड़ वर्ष तक प्रकट नहीं हुआ होगा। कदाचित यह एक कोशिकीय रहे होंगे। सभी रूप इस समय जलीय वातावरण में ही रहे होंगी। अजीवित जनन अर्थात जीवन के अजीवों में उत्पत्ति के सिद्धांत की स्वीकृति को आज बहुमत मिला है। फिर भी एक बार बन चूकने पर किस प्रकार की कोशिकीय जीवन के प्रथम प्रतिनिधियों कि आज की जटिल जैव विविधता प्राप्त की, इस पर आगे चर्चा की गई है। तो यहाँ तक जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है सारी के सारे अनुमान लगाए गए थे। किस प्रकार के अनुमान कि आपकी जितनी भी उत्पत्ति है वो आपकी जल में हुई होगी। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं यानी कि सबसे पहले जो सर्वप्रथम कोशिकीय प्रकार होगा वो करीबन 200 करोड़ वर्ष तक प्रकट नहीं हुआ होगा। तो यहाँ तक सारे अनुमान लगाए गए थे। अब देखते हैं जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत। परंपरागत धार्मिक साहित्य हमें एक विशेष सृष्टि का सिद्धांत बताता है। इस सिद्धांत के 3 अभिधान हैं। पहले सिद्धांत के अनुसार संसार में आज जितने भी जीव एवं प्रजातियां विद्यमान हैं वे सभी ऐसी ही सर्जित हुई होंगी। दूसरे सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के समय से ही यही जैव विविधता थी और भविष्य में ऐसी ही रही होगी। तीसरे के अनुसार पृथ्वी केवल 4000 वर्ष प्राचीन है और सभी विचारों में प्रचंड परिवर्तन 19वीं सदी में आए होंगे। यह अवधारणा HMS बीगल नामक विश्व समुद्री जहाज यात्रा के दौरान अवलोकनों पर आधारित है। चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कमिवेश आपस में तो समानताएं रखते ही हैं बल्कि उन जीव रूपों में भी समानताएं रखते हैं। इसके बाद ये देखा गया कि ये जो आपके वर्ष है, जो पृथ्वी है, वो करीबन सिर्फ 4000 वर्ष प्राचीन थी। तो बहुत सारी अलग अलग अवधारणाएं थी। चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि जितने भी आपके जीव उत्पत्ति हुई है, जीवन उत्पन्न हुआ है, उनमें कुछ न कुछ समानताएं पहले से ही रही होंगी। अब अलग अलग करोड़ों रूपों से भी वो एक समान थी ही। अब बहुत सारे जीव रूप जैवित विद्यमान नहीं हैं। यहाँ पर धरती में जीवों के विभिन्न स्वरूप गुजरते वर्षों के साथ नष्ट होते गए और धरती के इतिहास में विभिन्न अवधियों पर नए जीव रूप पैदा होते गए। तो यहाँ पर आखिरी में क्या निकाला गया कि आपके इतिहास के अनुसार अलग अलग वर्ष दर वर्ष या फिर अलग अलग सालों में भी देखा गया कि नए जीव रूप पैदा होते गए और कुछ गुजरते हुए समय के साथ नष्ट भी
होते गए। प्रत्येक जीव संख्या में विभिन्नता निहित होती रही, जिन विशिष्टताओं ने इन्हें जीवित रह सकने में जलवायु, भोजन, भौतिक कारक आदि ने सहायता दी, वे इन्हें अन्यों की अपेक्षा अधिक जनक्षम भी बना सकी। तो यहाँ पर आपके जितने भी अलग अलग जो जनसंख्या है, अलग अलग विभिन्नताएं उनमें होती रही और अलग अलग विशिष्टताओं ने इन्हें जीवित रखने में मदद करी, जैसे जलवायु, भोजन, भौतिक कारक, इन सभी से उनको सहायता मिलती रही। विकास के प्रमाण क्या हैं? पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, इस बात के प्रमाण कई हैं। पहले चट्टानों के अंदर जीवश्म रूप में जीवन के कठोर अंगों के अवशेष में विद्यमान हैं। चट्टानें अवसाद या तलछट से बनी होती हैं और भूपृष्ठ यानी कि अर्थ क्रस्ट का एक अनुप्रस्थ काट यह संकेत देता है कि तलछट पर दूसरे तलछट की परत पृथ्वी के लंबे इतिहास की गवाह है। भिन्न आयु की चट्टानें की तलछट में भिन्न जीव रूप पाए गए हैं, जो कि संभवतः उसी विशेष तलछट के प्रमाण के दौरान मरे थे। तो आपके क्या डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है, इसके बहुत सारे आपके पास अलग अलग एविडेंसेस, प्रमाण हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट होती है, सतह जो होती है, उस पे आपके जो क्रस्ट पाए जाते हैं, अर्थ के अलग अलग सैंपल्स होते हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग जीवों के डेड रिमेन्स के सैंपल्स मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि उस समय पे भी किस तरीके के जानवर, पौधे या किस प्रकार के लोग या मनुष्य अगर थे तो किस प्रकार से रहा करते थे, जो उसी सतह पे उनके सैंपल्स आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से एक एग्जाम्पल आपका डायनासोर का भी है, जो बहुत ये माना जाता है कि जो बहुत पहले जब नई नई धरती का बनना शुरू हुई थी धरती, उस समय पे जो आपके कुछ जीव पाए जाते थे, उनमें से एक जीव है डायनासोर, जो धीरे धीरे जैसे जैसे उन्नति होती गई, विकास होता गया, ये विलुप्त होते गए। अब अलग अलग अध्ययन हुए हैं, समय समय पर पृथ्वी पर जीवन के रूप बदलते रहे हैं और कुछ रूप विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे, अर्थात जीवों के रूप विभिन्न कालों में प्रकट हुए। इन सभी को पैलियोटोलॉजिकल यानी कि पुराजीवी प्रमाण कहा जाता है। अब यहाँ पर आपसे कुछ अलग अलग प्रश्न ही पूछे जाएंगे। जितने भी जीव समूह हैं उनके आयु का गणना भी अलग अलग समय पे हुई है, जो आपको अलग अलग जीवों के बारे में बताती है। तुलनात्मक शरीर विज्ञान शारीरिकी या आकृति विज्ञान आकृति आज के जीवों में तथा वर्षों पूर्व विद्यमान जीवों के बीच एक रूपता एवं विभिन्नता दर्शाता है। इस प्रकार की समानताओं को के साझे पूर्वजों के साथ के रिश्ते के रूप में जाने जा सकते हैं। तो जितने भी आपके शारीरिक या फिर आपके जो आकृति यानी कि स्ट्रक्चरल जितना भी अपीयरेंस था पहले और अभी के जितने भी अलग अलग अध्ययन हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, वो सिमिलैरिटीज भी बताता है, एक रूपता भी बताता है और विभिन्नता यानी कि डिफरेंसेस भी आपको बताता है, और आपके पूर्वज किस प्रकार के रहे होंगे वो भी आपको बताया जाता है। उदाहरण के लिए हैल, चमगादड़ों, चीता और मानव सभी स्तनधारी अग्रपाद की स्थितियों में समानता दर्शाते हैं। वे यद्यपि भिन्न क्रियालाप संपन्न करते हैं, परंतु उनकी शारीरिक संरचना समान होती है, जैसे कि प्रगिडिका, प्रकोष्ठिका, अतः प्रकोष्ठिका, मणिबंधिका, करीभिका तथा अंगुली स्थित आदि। भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण वही रचना भिन्न रूप ले लेती है। तो आपके यहाँ पे बताया गया है, ये जितने भी आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये आपके अलग अलग सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज तो दिखाते ही हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कोई भी कार्य की संपन्नता होती है, वैसे वैसे ही अलग अलग रूप लेना भी शुरू कर देते हैं। ये अब सारी विकास है और यह संरचनाएं समजातीय होती हैं, जिसमें समान पूर्वज परंपराएं होती हैं। इस घटना को समजातता कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण कोशरुकीय हृदय एवं मस्तिष्कों की है। इसी प्रकार से पेड़ों में भी बोगनविलिया एक क्यूकरबिटा के कांटे एवं प्रतानी में भी समजातता का प्रदर्शन दिखाता है। तो आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लिए गए हैं, मस्तिष्कों के, हृदयों के एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, जो आपके ऑलमोस्ट हर जगह सेम देखे जाते हैं, और इस प्रकार की जो सिमिलैरिटीज देखी जाती हैं इनको समजातता कहा जाता है। तुल्य रूपता बिल्कुल विपरीत स्थिति को दिखलाती है। पक्षी एवं तितलियों के पंख लगभग एक समान दिखते हैं, लेकिन इनमें पूर्वज परंपरा सामान्य नहीं है और न ही शरीर को रचना में समानता है, भले ही वे समान क्रिया को संपन्न करते हैं। इसके अलावा अनुरूपता या तुल्य रूपता का उदाहरण
ऑक्टोपस तथा स्तनधारियों की आंखों की है, या पोगिन और डॉल्फिन मछलियों के पक्षी में अनुरूपता है। तो तुल्य रूपता क्या होता है, आप बिल्कुल ऑपोजिट देखे जाते हैं। जैसे कि आपके कुछ ऐसे बर्ड्स होती हैं, तितली हो गई या दूसरा कोई बर्ड हो गया, पंख उनके सेम हो सकते हैं, उनका काम जो होता है, फंक्शन वो सेम हो सकता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है या अपीयरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। डॉल्फिन्स होते हैं, पेंगुइन होता है, उनके भी जो फिन्स होते हैं उनका काम एक जैसा हो सकता है, स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, लेकिन वो फिर भी बहुत सारे अलग अलग तरीकों से डिफरेंट होते हैं। इसी पूरे के पूरे फ्रेज को बोला जाता है तुल्य रूपता। ठीक इसी प्रकार से समजातीयता भी अपसारी विकास पर आधारित है। तुल्य रूपता के अन्य उदाहरण शक्रकंदी तथा आलू चित्र 7.3 में दिखाए गए हैं। तो यही आपके समजातीयता हैं जो पूरे के पूरे अपसारी विकास पर ही आधारित हैं। शक्रकंदी, आलू, ये सारे इसके उदाहरण हैं। तर्क के ठीक इसी बिंदु पर प्रोटीनों एवं जीनों को कार्य दक्षता की समानताएं विविध जीवों के निश्चित क्रियाशीलता एक सामान्य पूर्वज परंपरा का संकेत देती है। जैव रासायनिक समानताएं भी ठीक उसी साझी वाली पूर्वज परंपरा की ओर इशारा करती है जैसे कि विविध जीवों के बीच संरचनात्मक समानताएं में थी। तो यहाँ पर आपके अलग अलग, यही मेन जो क्रक्स है पूरे के पूरे पैराग्राफ का यही है कि दो जीव जिनके सेम स्ट्रक्चरल अपीयरेंस हो सकते हैं, संरचनात्मक समानताएं हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पारंपरिक रूप से समान हो। स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, संरचना सेम हो सकती है, लेकिन उनके जो कार्य होते हैं वो विभिन्न रूप से अलग अलग हो सकते हैं, विपरीत भी हो सकते हैं। मनुष्य ने पादपों एवं पशुओं को कृषि, बागवानी, खेल तथा सुरक्षा के लिए चुना और बहुत सारे जंगली जानवरों को पालतू बनाया तथा खेती फसलें उगाई। इन सघन प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा नस्लें तैयार हुई जो कि अन्य वंश प्रकारों में भिन्न थी, जैसे कुत्ता, लेकिन फिर भी वह उसी समूह से हैं। यह तर्क दिया जा रहा है कि यद्यपि मनुष्य से साल के भीतर नई नस्ल पैदा कर सकता है, तो प्रकृति भी यही कार्य लाखों लाख वर्ष में क्या नहीं कर सकती। तो मनुष्य में अलग अलग आपके मनुष्य भी देखे जाते हैं, जो आपके प्लांट्स होते हैं, पशु होते हैं, उन सभी को मनुष्य के अंतर्गत रखा गया है, उनकी सुरक्षा के लिए रखा गया है। अलग अलग प्रजातियों का भी प्रजनन वो करते हैं। जैसे कुत्ता हो गया, वो कुत्ता बिल्कुल मनुष्य की तरह अलग अलग कार्य नहीं संपन्न कर सकता है, लेकिन वो उसी समूह में, उसी ग्रुप, उसी सोसाइटी का पार्ट है। जिस तरीके से मनुष्य प्रजनन करके अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो नेचर होता है वो भी बहुत साल लगाती है और इसी प्रकार से अलग अलग रूप से प्रजातियों को जन्म देती है। प्राकृतिक वर्णन के समर्थन में एक अन्य अवलोकन इंग्लैंड में शलभों के संग्रह का है। शहरी क्षेत्रों में देखा गया है कि औद्योगिकरण शुरू होने के पूर्व अर्थात 1850 ईस्वी से पहले यदि संग्रह किया जाता तो पेड़ों पर श्वेत पंखी शलभ गहरे वर्णों के शलभों की अपेक्षा संख्या में अधिक होते। अब औद्योगिकरण के पश्चात 1920 में किए गए संग्रह यह संकेत देते हैं कि ठीक उसी क्षेत्र में गहरे रंग के शलभ अंत संख्या थे, अर्थात अनुपात उल्टा हो गया। तो प्राकृतिक वर्णन यानी कि नेचर का जितना भी आपको इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, इंग्लैंड में भी अलग अलग लेवल्स पे जो आपके संग्रह है, म्यूजियम्स हैं, उसमें भी आपको ये बताया गया है किस तरीके से पहले और आज के टाइम पे आपको डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। और औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब 1850 से स्टार्ट हो गया था, उसके बाद अलग अलग लेवल्स पे आपको इन्हीं सभी प्रजातियों की संख्या में बढ़ोतरी भी दिखी है कई सेगमेंट्स में, और कहीं कहीं पर आपको इसी में कम भी दिखा है। लेकिन औद्योगिकरण जब 1920 के बाद की बात करी जाए तो ये संकेत भी देती है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो अनुपात पहले दिया गया था उसका बिल्कुल विपरीत देखने को सामने आया है। इस प्रेक्षण का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया गया। औद्योगिकरण के बाद वाली अवधि में उद्योगों के धुएं और कालिक के कारण पेड़ों के तने काले पड़ गए। इस कारण शलभों का आखेट करने वाले प्राणियों की निगाह से काले शलभ बच गए और श्वेत शलभ अधिक मारे गए। औद्योगिकरण के पूर्व वृक्षों पर श्वेत लाइकेन उगा करते थे और इस
पृष्ठभूमि में श्वेत शलभ बच जाते थे और काले शलभ शिकारियों की पकड़ में आ जाते थे। क्या आप जानते हैं कि लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं? ये प्रदूषित स्थानों में नहीं उगते, इसीलिए शलभ उनके छद मावरण में सुरक्षित रह पाते थे। इस मान्यता को समर्थन इस तथ्य से मिलता है कि ग्रामीण इलाकों में जहां औद्योगिकरण नहीं हुआ, अश्वेत शलभों की संख्या कम थी। मिश्र जीव संख्या में जो अनुकूलित हो गया वह बचा रहा और उसकी संख्या बढ़ती गई। अब यहाँ पर आपको जो बात करी गई, यहाँ पे लाइकेंस की बात यहाँ पे करी गई है। लाइकेंस जो होते हैं वो किसके इंडिकेटर्स होते हैं? पोल्यूशन के। जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेंस कभी भी आपको उगते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो अगर आपके आसपास रीजन्स में लाइकेंस उग रहे हैं, उसका मतलब वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। और लाइकेंस अगर नहीं उग रहे हैं यानी कि उस जगह पे बहुत सारा पोल्यूशन है। औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यही बहुत सारी चीज़ें हुई। कुछ प्रजातियां इसलिए बढ़ गई क्योंकि औद्योगिकरण की वजह से बहुत सारी पेड़ों की प्रजाति बच जाती थी, क्योंकि उसमें काले श्वेत या फिर कोई भी ब्लैक पार्टिकल्स उसमें जमा हो जाते थे और शिकारियों से बच जाते थे। तो कुछ प्रजातियां इस वजह से बढ़ना शुरू हुई और कुछ प्रजातियां कम इस वजह से हो गई क्योंकि उनको काट दिया जाता था और वहीं पर आपकी जो भी बिल्डिंग्स है या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती थी वो खड़ी कर दी जाती थी। ठीक इसी प्रकार शाकांशकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप कम समयावधि में केवल प्रतिरोधक किस्मों का चयन हुआ। ठीक यही बात सूक्ष्म जीवों के प्रति भी सही साबित होती है, जिनके लिए हम प्रतिजैविक या अन्य दवाइयों का सुकेंद्रकी जीवो कोशिकाओं के प्रति इस्तेमाल करते हैं। बहुत जल्दी ही, यदि शताब्दियों में नहीं तो महीनों और वर्षों में समयावधि में ही प्रतिरोधक जीव कोशिकाएं प्रकट हो रही हैं। यह एक मानवोद्भवी क्रियाओं द्वारा विकास का एक उदाहरण है। इसके साथ ही यह हमें बताता है कि निश्चयवाद के अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है, यह एक प्रसंभाव्य पराक्रम है जो प्रकृति के संयोग अवसरधारी घटना और जीवों में संयोग जन्य उत्परिवर्तन म्यूटेशन पर आधारित है। तो अलग अलग प्लांट्स में औद्योगिकरण की वजह से क्या क्या हुआ था वो आप पीछे पढ़ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से दवाइयाँ जब बनती हैं उनमें भी अलग अलग सुकेंद्रीय जो यूकैरियोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, उनका इस्तेमाल भी करा जाता है और ये भी आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा इनमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और यहीं पे जितना भी जो नेचर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो पा रही हैं, इसका रीज़न सबसे बड़ा है म्यूटेशन। जो परिवर्तन होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, छोटे छोटे प्लांट्स में या फिर बड़े से बड़े जीवों में, म्यूटेशन की वजह से ही ये अलग अलग चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अनुकूलीकरण क्या है? डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलापागी द्वीप गए थे, जहां पर उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी। विशेष रुचिकर बात यह थी कि उन्हें एक काली छोटी चिड़िया ने उन्हें विशेष रूप में आश्चर्यचकित करा। उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फिंच भी पाई जाती हैं। जितनी भी किस्मों को उन्होंने परिकल्पित किया था वे सभी उसी द्वीप में ही विकसित हुई थी। ये पक्षी मूलतः बीज भक्षी विशिष्टताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलावों के साथ अनुकूलित हुई और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इसे कीट भक्षी एवं शाकाहारी फिंच बना दिया। चित्र 7.5। तो डार्विन जो थे उन्होंने क्या देखा? अलग अलग चेंजेस उन्होंने देखे जब वो गैलापागी द्वीप यानी कि आइलैंड गए। वहाँ पे उन्होंने देखा जितने भी अलग अलग प्रकार की आपको चिड़िया देखने को मिल रही थी। स्पेसिफाई करते हुए उनको सिर्फ एक ही चिड़िया थी जो बहुत ज़्यादा उनको आश्चर्यचकित करा, वो थी फिंच। इसकी अगर बीक अगर आप देखोगे और इसका हेड भी अगर आप देखोगे तो ये आपको हर एक फोटो में चेंज दिखाई देगा। ये रीज़न इसलिए होता है क्योंकि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं ताकि अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यूड रख पाएँ, एक लाइफ साइकिल उनकी कंप्लीटेड रहे। तो वही उन्होंने इस चिड़िया, इस फिंच में भी देखा और उन्होंने देखा कि अलग अलग स्वरूप में ये बदलती रहती है और ये अनुकूलित हो गई, यानी कि चेंज होती गई अलग अलग लेवल्स पे। जो उनकी चोंच थी वो धीरे धीरे कैसी हो गई? भूभौगोलिक क्षेत्र में देखी गई और जो उनकी चोंच थी चिड़िया की वो धीरे धीरे अपना स्ट्रक्चर चेंज करती गई। एक अन्य उदाहरण ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल का है।
अधिकांश मार्सुपियल जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे एक पूर्वज प्रभाव से विकसित हुए और वे सभी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंतर्गत हुए हैं। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न आवासों के प्रतिनिधित्व करते हुए प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। तो अभिसारी विकास क्या होता है? जहाँ पे आपके जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र, जो आपके जियोलॉजिकल एरियाज होते हैं, वहाँ पर जब अलग अलग रूप से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अनुकूलित हो जाते हैं, यानी कि चेंज कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने कार्यों के अकॉर्डिंग। आज कुछ और काम है, सालों साल बाद, हजारों लाखों साल बाद उनका जो कार्य है वो चेंज हो जाएगा, तो उनका स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे क्या होगा, विद टाइम चेंज होना शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं अभिसारी विकास। ये सारे ये आपके ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी विकिरण हैं, ये धीरे धीरे आपके अलग अलग लेवल्स पे चेंज होते गए। ये आपका कंगारू है, शिशुधानी चूहा, परिचित बाघ, बिल्ली, ये सारे आपके किस में आते हैं, शिशुधारी विकिरण में आते हैं, जिन्होंने विद टाइम अलग अलग अडेप्टेशंस करे। जैव विकास, प्राकृतिक वर्ण से विकास अपने वास्तविक अर्थ में तब शुरू हुआ होगा जब जीवन के कोशिकीय रूपों ने अपनी चाई क्षमताओं की विभिन्नता के कारण अपना जीवन आरंभ किया होगा। विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव है। नए स्वरूप के प्रकटन की दर जीवन चक्र या जीवन अवधि से संबंधित है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का जितना भी हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी का जो दूसरा भाग है वो हम दूसरी क्लास में करेंगे।